क्या अफगानिस्तान को ईरान की सूरत में पाकिस्तान का मुतबादिल मिल चुका है? मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि ईरान का एक आला सतह का वफ्द अफगानिस्तान में पहुंचा है। बहुत सी चीज़ों के ऊपर मुत्तफिक हुए हैं दोनों ममालिक। दस्तखत होना अभी बहुत सी चीज़ों के ऊपर बाकी हैं। लेकिन असल सवाल जिसको एड्रेस करना है वो ये है कि क्या ईरान और अफगानिस्तान की इन बढ़ती हुई कुर्बतों पर पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं? इसके ऊपर हमने बात करनी है। इसके अलावा भारत की तरफ से अपनी एक अहम लेकिन ख़तरनाक टेक्नोलॉजी का कामयाब तजर्बा किया गया है। अगर पाकिस्तान के एंगल से देखें तो इसकी ज़रूरत नहीं बनती है। तो फिर यहाँ पर यह सवाल उठता है कि भारत ने पाकिस्तान को नहीं लेकिन किस मुल्क को एक अहम पैगाम दिया है इस कामयाब तजर्बे के बाद। इसके ऊपर भी हमने आज के इस व्लॉग में बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 13 जून 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले इसी तरतीब के साथ हम बात कर लेते हैं कि अफगानिस्तान में जो ईरान का बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक अहम वफ्द पहुंचा है, ये कौन थे? इससे मुतल्लिक तफसीलात आ रही हैं कि महमूद सयादात ईरान और अफगानिस्तान के मुश्तरका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर, ईरानी निजी शोबे के नुमाइंदों के एक वफ्द ने अफगानिस्तान का एक अहम दौरा किया है। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती ताल्लुकात को मजबूत बनाना, ट्रांजिट राहदारी को बेहतर बनाना, सरमाकारी के नए मौक़े तलाश करना और बाहिमी ताउन को वुसअत देना, ख़ासतौर पर अफगानिस्तान की बरामदात जैसे कपास, गोश्त, ज़री मसनूआत को ईरान में बढ़ाना और तिजारत के तवाज़ुन को बेहतर बनाना। इस हवाले से बताया जा रहा है कि अफ़गान हुकाम अमारात इस्लामी के आला अहदेदारों से मुलाकातें भी हुई हैं ईरान के इस डेलीगेशन की, और B2B के हवाले से भी मीटिंग्स हुई हैं, बातचीत जो है वो की गई हैं। और इसमें बताया गया है कि वफ्द काबुल और मज़ार शरीफ के दौरे के दौरान इन अमूर पर काम करेगा। ये तफसील मुतादिद रिपोर्ट्स में जिक्र की गई है, जहाँ इलाकाई ताउन ख़ासतौर पर शुमाली अफगानिस्तान पर जोर दिया जाता है। ये दौरा ईरान अफगानिस्तान के दरमियान हालिया इक़्तिसादी ताउन की कोशिशों जैसे रेल, ट्रांजिट, ज़राअत और निजी शोबे की शराकत का तसलसल है। अच्छा, इसके अंदर मैं आसान करके आपको बहुत सी चीज़ों के ऊपर बता देता हूँ कि इसको तुलु न्यूज़ से रिपोर्ट कर रहा है, RT यानी कि रशियन मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। अब ये क्यों खबर रिपोर्ट की जा रही है? आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं। अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, उसे बहरहाल बंदरगाहों की ज़रूरत है, उसे बहरहाल समंदरों की ज़रूरत है, ताकि वो दुनिया के साथ भी तजारती लिहाज से, इक़्तिसादी लिहाज से कनेक्ट हो सके। अब चाबहार का जब तक मामला था, भारत इसके अंदर था, पाकिस्तान को बहरहाल एक कंसर्न ज़रूर था, क्योंकि भारत इन तमाम तरह चीज़ों को लीड करता था। भारत ही अफगानिस्तान से क्या कहा करता था, चाहे अफगानिस्तान के अंदर जो भी सेटअप हो, कि हम आपको चाबहार तक की एक्सेस देंगे, क्योंकि हमने ईरान से ये ली हुई है एक एग्रीमेंट के तहत, तो हम इसी के ज़रिए हम आगे कनेक्ट हो सकते हैं। आप पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, हम पाकिस्तान का मुतबादिल आपको यहाँ चाबहार की सूरत के अंदर देंगे। लेकिन अब हमने देखा कि अमेरिका की तरफ से पाबंदियाँ आयद हुई, भारत जो है वो चाबहार से तो निकल चुका है, लेकिन अफगानिस्तान को चूँकि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं है, तो मुतबादिल तो बहरहाल चाहिए, बंदरगाहों तक रसाई तो चाहिए, समंदरों तक रसाई तो चाहिए, तो उसके लिए कुछ तो करना है अफगानिस्तान को। अब अफगानिस्तान को जो है वो ईरान की सूरत में एक मुतबादिल नज़र आ रहा है। अलबत्ता यहाँ पर एक अच्छी चीज़ इस खत्ते के हवाले से या पाकिस्तान के कंसर्न के हवाले से वो ये हुआ कि पहले जो मामला भारत लीड किया करता था, अब ईरान उसको लीड कर रहा है, और इस हवाले से पाकिस्तान को ज़ाहिर है कोई कंसर्न नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान अपना एक लंबा बॉर्डर तो शेयर करते हैं, लेकिन उसकी वैसी सूरत हाल नहीं है जैसे अफगानिस्तान की सूरत हाल है। और पाकिस्तान का भी नुक्ता नज़र यह है कि ईरान ना ही इन मामलात के ऊपर पड़ेगा कि वो पाकिस्तान की सरहदों को अदम इस्तेहकाम का शिकार करे। तो अगर ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान क़ुर्बतें बढ़ती हैं, तिजारत बढ़ती हैं, चूँकि अफगानिस्तान को भी अपना मुतबादिल ढूंढना है, तिजारत करनी है, बिज़नेस करनी है, तो उस सूरत में पाकिस्तान को बहरहाल इस मामले के ऊपर कोई कंसर्न नहीं होगा। लेकिन चूंकि दोनों ममालिक इस मामले के ऊपर इत्तफाक कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ों के ऊपर MOU साइन हो चुके हैं, और आगे मजीद भी मामला ये बढ़ता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी आपको पता है कि अफगानिस्तान को बाईपास करके ईरान के ज़रिए और चाइना के ज़रिए पाकिस्तान ने सेंट्रल एशिया तक रसाई हासिल की। अब अफगानिस्तान के लिए खुला पैगाम था, लिहाजा पाकिस्तान अब अफगानिस्तान जो है वो अब ईरान के ज़रिए पाकिस्तान का मुतबादिल ढूंढ रहा है कि अगर हमें गवादर या कराची तक इनकी बंदरगाहों तक रसाई नहीं दी जा सकती, तो हम ईरान से डायरेक्ट बात कर लेते हैं, भारत को निकालते हुए, और ईरान के साथ हम डायरेक्ट मामलात को आगे बढ़ाते हैं तिजारत के हवाले से। अगर आप इस खत्ते के तनाजुर में देखें तो भारत जो ख़ुद को एक रीजनल प्लेयर के तौर के ऊपर भी देखता है, वो अब इस सिनेरियो से, इस डील से अब वो बाहर हो चुका है। ईरान और अफगानिस्तान डायरेक्ट हो चुके हैं, और पाकिस्तान को इस मामले के ऊपर कोई कंसर्न नहीं होगा। ज़ाहिर अफगानिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, ईरान एक आज़ाद मुल्क है, दोनों ममालिक अगर तिजारत बढ़ाते हैं, क़ुर्बतें बढ़ाते हैं, तो इसमें पाकिस्तान को किसी भी मामले के हवाले से कोई कंसर्न नहीं होगा। तो ये एक खित्ते के तनाजुर में एक अच्छी चीज़ है, और ये इस तरह से भी अच्छी चीज़ है
کہ اگر ایران اور افغانستان کے درمیان تجارت بڑھتی ہے، چین بڑے پیمانے کے اوپر افغانستان کے اندر سرمایہ کاری کر رہا ہے، تو دراصل یہ پاکستان ہی کا اثر اور رسوخ سفارتی سطح کے اوپر مزید بڑھتا ہوا بھی نظر آئے گا، کیونکہ پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، تو پاکستان اپنے کنسرن زیادہ جو ہے وہ پھر ایران کے ساتھ بھی شیئر کرے گا، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کا ایک حجم ہوگا۔ اور بائی دا وے ایران پہلے بھی یہ کہہ چکا ہے، ایران کے جو نئے سپریم لیڈر ہیں ان کی طرف سے جنگ کے دنوں میں ہی یہ پیغام دیا گیا تھا کہ اگر پاکستان اور افغانستان چاہیں تو ایران جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان ایک غیر جانبدار طریقے سے ثالثی اور پیغام رسانی کا کردار بھی ادا کر سکتا ہے، اور اس خطے کو مضبوط کیا جا سکتا ہے اقتصادی لحاظ سے بھی، سیاسی لحاظ سے بھی، اور یہ جو ایران کی طرف سے سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی دی گئی تھی۔ بہرحال افغانستان کے اندر سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں، اور وہ کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں۔ ہم نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا کہ آنے والے دنوں کے اندر افغان طالبان کے لیے کچھ اچھا وقت نہیں ہوگا، ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی، لیکن اندرونی سطح کے اوپر یہ جو واقعات ہیں یا مشکلات ہیں یہ بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اب افغانستان کے اندر جو احتجاج ہے یہ بڑی شدت اختیار کر چکا ہے، اور اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ حکومت کے سخت گیر قوانین، خاص طور پر خواتین کے لباس، تعلیم، کام اور نقل و حرکت پر پابندیوں کے خلاف متعدد صوبوں میں احتجاجی مظاہرے شروع ہو چکے ہیں۔ یہ مظاہرے خاص طور پر ہرات میں تازہ اور شدید ہیں، جبکہ بدخشاں میں کسانوں کے مسائل اور بلخ سمیت دیگر علاقوں میں بھی کشیدگی موجود ہے۔ صورتحال مسلسل کشیدہ ہے، اور طالبان کی جانب سے پرتشدد کارروائیوں کی متعدد رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں۔ خواتین کے حقوق پر پابندیاں، طالبان کی وزارت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اخلاقیات کی وزارت نے خواتین کے لیے مکمل حجاب، چہرہ ڈھانپنے سمیت لمبا لباس لازم قرار دیا تھا۔ جون 2026 میں ہرات میں نئی پابندیوں کے تحت درجنوں خواتین اور لڑکیوں کو گرفتار کیا گیا، جس نے احتجاج کو مزید بھڑکا دیا ہے۔ تو بہرحال اس کی اور بہت سی تفصیلات ہیں، پڑھنے کا آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد نہیں ہے، لیکن خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس وقت افغانستان جو ہے، افغان طالبان جو ہے مشکل سے دوچار ہے، عوامی سطح جو ہے اندرونی سطح کے اوپر شدید پیمانے کے اوپر احتجاج ہو رہے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ جو افغان طالبان جو اپوزٹ گروپ ہے جو ریزسٹ کرتا ہے ان کی طرف سے بھی ایک ٹف ٹائم جو ہے وہ افغانستان کو مل رہا ہے۔ وہ ایسے کہ اس حوالے سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہرات سمیت علاقوں میں طالبان کی بھاری جو فوجی موجودگی ہے اس کو بھی بڑھا دیا گیا ہے، جو انہیں مظاہروں کو روکنے کے لیے ہوگا۔ اور اس کے علاوہ افغانستان فریڈم فرنٹ AFF نے 12 جون 2026 کو یعنی کل کے روز جمعے کی رات تقریباً 10 بجے ہرات شہر میں طالبان کی وزارت سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہیڈ کوارٹر پر ایک ٹارگیٹڈ حملہ بھی کیا، اور یہ تنظیم یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے افغان طالبان کے بڑے اہم سرکردہ رہنماؤں کو نشانہ بنایا ہے، انہیں ہلاک کیا ہے۔ یہ ایسا جو دعویٰ ہے یہ AFF کی طرف سے بھی کیا جا رہا ہے، اور جو احتجاج ہو رہے ہیں وہ بھی اسی وزارت کے خلاف ہو رہے ہیں، جو کہ اس وزارت کی طرف سے فیصلہ جو ہے وہ دیا گیا۔ ویسے خواتین کی تعلیم کے حوالے سے، حجاب کے حوالے سے افغانستان کے اندر بھی اختلاف یہ ہے کہ جو ملا ہیبت اللہ اخندزادہ ہے وہ اس معاملے کے اوپر سختی سے قائم ہے، جبکہ جو سراج الدین حقانی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس معاملے کے اوپر لچک دکھانی چاہیے اور اپنے ہی لوگوں کو اپنے خلاف نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ان کا ایک آپسی اختلاف بھی ہے، لیکن اب یہ معاملہ جو شدت ہے وہ اختیار کرتا ہوا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اب ہم نے دوسری خبر کے اوپر بات کرنی ہے، جو کہ بھارت کی طرف سے ایک اہم ٹیکنالوجی کا تجربہ کیا گیا ہے، اور بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے اس چیز کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ یہ ہے کیا؟ پہلے میں پڑھ کر اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور آخر میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بھارت کو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ بھارت کا بیلسٹک میزائلوں کے خلاف کثیر السطحی دفاعی نظام کا کامیاب تجربہ۔ 13 جون 2026 کو بھارت نے اپنے دفاعی صلاحیتوں میں ایک اہم سنگ میل عبور کر لیا ہے، یعنی کہ آج کے دن کی رپورٹ ہے، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، لیکن 12 رپورٹ اب یہ سامنے آ رہی ہے کہ بھارت نے اپنے دفاعی صلاحیتوں میں ایک اہم سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن DRDO نے 10 اور 11 جون 2026 کو 3 مسلسل کامیاب فلائٹ ٹیسٹ کیے، جن میں کثیر السطحی بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم کی صلاحیتوں کا مکمل مظاہرہ کیا گیا۔ ان تجربات میں انٹرسپٹر میزائلوں کے لیے اپنے ہدف والے لمبے فاصلے والے بیلسٹک میزائلوں کو فضا میں درست طریقے سے نشانہ بنایا اور تباہ کر دیا۔ اس کامیابی کے نتیجے میں بھارت ان چند ایلیٹ ممالک میں یعنی کہ امریکہ، روس اور اسرائیل میں شامل ہو گیا ہے جن کے پاس انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کی رینج تک مار کرنے والا BMD سسٹم موجود ہے۔ اب اس سسٹم کا نام ملٹی لیئر بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم ہے، جس کو BMD بھی شارٹ میں کہا جاتا ہے۔ یہ ایک جدید کثیر السطحی دفاعی نظام ہے جو مختلف بلندیوں اور مراحل میں آنے والے میزائلوں کو روک سکتا ہے۔ اب اچھا، اس کے اندر جو تکنیکی پوائنٹس ہے وہ رکھنے کا مقصد نہیں ہے، میں آپ کو آسان کر کے بتا دیتا ہوں
کہ भारत की तरफ से ये किसी मिसाइल का तजर्बा नहीं किया गया है, बल्कि ये डिफेंस सिस्टम का एक तजर्बा किया गया है, दिफाई निज़ाम का, ये इंटरसेप्टर का जो है ये कामयाब तजर्बा किया गया। अब इसमें ये होगा कि भारत इस दिफाई निज़ाम के बाद ये होगा, या इस दिफाई निज़ाम के अंदर ये खासियत है कि 5000 किलोमीटर की रेंज से भी, यानी इतने फासले से भी अगर कोई मिसाइल आ रहा है और उसकी जो डायरेक्शन है वो भारत की तरफ है, तो ये जो भारत ने जो अपना डिफेंस सिस्टम बनाया है, जिससे मुतालिक भारत ये दावा कर रहा है कि उसने कामयाब तजर्बे किए हैं, ये उनको उसी हदूद के अंदर रोकने की सलाहियत रखते हैं। यानी कि ये इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करेंगे कि ये भारत की हदूद के अंदर आएगा तो हम इसको रोकेंगे, नहीं, 5000 किलोमीटर दूर से ही ये उसको डिटेक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। ऐसा जो दावा है वो भारतीय हुकाम की तरफ से, दिफाई हुकाम की तरफ से किया जा रहा है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है? पाकिस्तान और भारत का तो इतना फासला नहीं है, तो फिर भारत ने किस चीज़ को मलूज़ खातिर रखते हुए इस दिफाई निज़ाम को बनाया? देखिए, आपको पता है कि भारत का एक बहुत पुराना जो मसला है वो ये है कि भारत का जो दावा है कि वो इस खित्ते के अंदर एक रीजनल पावर है, वो इलाकाई एक ताकत है। वो ऐसा नहीं है कि उसके सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं तो वो इसी हद तक महदूद है, नहीं, ऐसा नहीं है। भारत का ये क्लेम है कि वो इस पूरे रीजन की ताकत है, और जब वो पूरे रीजन की ताकत है तो इस किस्म की उसको टेक्नोलॉजी चाहिए भी होती है, जैसा कि चीन के पास है, बड़ी तादाद के अंदर है। और अब ये जो दिफाई निज़ाम किए गए हैं, ये कुछ माहिरीन के मुताबिक चाइना और मुमकिन तौर पर तुर्की को भी नज़र में रख कर किए गए हैं। तुर्की की तरफ से अभी अपने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा तो नहीं किया गया, लेकिन जिस रेंज का बताया गया है तुर्की की तरफ से, उस रेंज को अगर देखा जाए तो वो भारत की कुछ रियासतों के अंदर एक्सेस रखते हैं। तो उसके ऊपर भारत में काफ़ी तशवीश भी पाई गई थी कि तुर्की भी अब ऐसे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है जो भारत तक आ सकते हैं। तो ये जो दिफाई निज़ाम है, इससे मुतल्लिक ये जोड़ा जा रहा है कि मुमकिन है कि ये एक इट्सेल्फ एक पैगाम हो, लेकिन भारत का मामला वही है कि वो ख़ुद को एक इलाकाई ताकत कहता है, उसका अपना एक दावा है, ख़ुद साख्ता एक दावा है, लेकिन उसको देखते हुए, अपने दावे को देखते हुए इस तरह की जो चीज़ें हैं या तजर्बात है वो करते हुए भी नज़र आता है। वरना अगर पाकिस्तान के एंगल से देखें तो ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत के पास और दिफाई निज़ाम मौजूद है, पाकिस्तान के पास भी अपने मौजूद हैं, और ना ही दोनों ममालिक के दरमियान इतनी कोई रेंज वाला जो है वो मामला है। तो बहरहाल ये वो दो ख़बरें हैं जो आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।